Hello and welcome to yet another session of qualitative analysis for फोर्थ ग्रुप रेडिकल्स। इसके पहले भी अपन ने फोर्थ ग्रुप रेडिकल्स का एक लेसन पढ़ा है, मरकरी बिस्मथ कॉपर कैडमियम सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स में लेड जो है इंट्रोड्यूस करना रह गया था। सो दिस इज हियर इज लेड नाउ। और जो बाकी चार रेडिकल हैं फोर्थ ग्रुप के जिनके बारे में हमने बात की थी और अब हम इस सेशन में फिर बात करने जा रहे हैं वो है जिंक, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट। तो ये जो चार रेडिकल्स हैं ये फोर्थ ग्रुप के हैं और चलिए हम इसकी केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात करते हैं। So we'll start with the action of some reagents on cations of fourth group radicals. इसके पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि इनका सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। अब हम उस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि अलग अलग रेडिकल्स किस प्रकार अलग अलग रीजन्स को रिस्पॉन्ड करते हैं और ये बात अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही डेवलप हो जाती है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट यू प्लीज बी अटेंटिव एंड just predict what are the possible products and whether the reaction will take place or not from your own understanding. So let's begin. चलते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें एक तरफ मैं रिएजेंट लिखूंगा और दूसरी तरफ मेरे चार फेवरेट रेडिकल्स हैं, जिंक है, मैंगनीज है, निकल 2+ और कोबाल्ट 2+। चार फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स हैं और अब अपन बात करते हैं एक के बाद एक अलग अलग रिएजेंट से उन पर क्या प्रभाव गिरता है। When you talk about sodium hydroxide, क्या आपको क्या लगता है जिंक के साथ क्या होना चाहिए? तो जाहिर है पहले तो जिंक हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, लेकिन चूंकि ये एम्फोटेरिक स्वभाव का है इसलिए सोडियम जिंकेट बनेगा और सॉल्बलाइज होगा अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। मैंगनीज का जो स्वभाव है वो बहुत एम्फोटेरिक नहीं है, तो मैंगनीज हाइड्रोक्साइड के बफ प्रेसिपिटेट मिलते हैं और थोड़ी देर में वो ब्राउन बन जाते हैं क्योंकि वहाँ डिकम्पोज होता है, वो और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2.NH2O का फॉर्मेशन होता है। तो मैंगनीज के ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बाद में मिलते हैं। शुरू में वो बहुत हल्के गुलाबी होते हैं, बफ कलर के होते हैं, स्किन कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, बहुत हल्के। जब निकल की बात करें तो निकल सिंपल हाइड्रोक्साइड बना के ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट देता है और कोबाल्ट +2 स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो है वो जरूर गुलाबी रंग का है, लेकिन इसका जो प्रेसिपिटेट है वो ब्लू कलर का COOHCl कोबाल्ट हाइड्रोक्सी क्लोराइड के सॉल्ट में हम देखते हैं। सो यू गेट अ ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ दिस स्पीशीज। What about ammonium hydroxide or ammonia in axis? Zinc hydroxide is formed, but because zinc also forms an amine complex, therefore it gets solubilized in ammonia. तो आपने देखा यहाँ जिंक NaOH में भी घुल रहा है और अमोनिया की अधिकता में भी घुल रहा है, वहां जिंकेट बना रहा है, यहाँ अमीन कॉम्प्लेक्स बना के घुल जाता है। अगर हम बात करें मैंगनीज की तो देयर इज नो ऑब्वियस इंटरेक्शन हियर and then with nickel it forms a nickel hydroxide precipitate. When you talk about ammonium thiocyanate, it's a typical reaction for cobalt. In ammonical medium, it forms a blue solution that is soluble in organic medium. अगर आपको याद होगा हमने एक टेस्ट लगाई थी जिसमें हमने कार्बन डाइसल्फाइड को यूज किया था ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स बने उस लेयर में डिसॉल्व हो जाए और वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमको दिखाई दे। तो कोबाल्ट अमोनियम थायोसाइनेट के साथ एक टिपिकल कॉम्प्लेक्स बनाता है, टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, और वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन अपने को CH2 लेयर में या ऑर्गेनिक लेयर में दिखाई देता है। बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर से जिंक, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट मेरे सामने है। अब मैं बात करने वाला हूं disodium hydrogen phosphate in presence of ammonia. So the only reagent that forms the phosphate is manganese phosphate, or zinc also forms in quantitative phosphate here, but that's a typical of zinc and manganese both. When you talk about H2S, of course H2S gives dirty white with zinc, buff with manganese, and nickel and cobalt contributes to a black color precipitate in their solid state, but their crystalline substance nickel is green and cobalt is pink, beautiful crystalline pink. That's it. खैर, अब हम आगे देखते हैं कि कैसे कोई खास किस्म के रिएक्शंस होती हैं इस ग्रुप के रेडिकल्स के लिए। सबसे पहले मैं बात करूं जिंक की, ये दोहराना हुआ, दिस इज जस्ट अ रिपीटेशन, बट इन टर्म्स ऑफ रिएक्शंस इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व हाउ वी राइट देयर प्रोडक्ट्स, कैसे लिखते हैं हम।
तो अगर हम बात करें अल्कली की, तो अल्कली में जैसे मैंने आपसे कहा जिंक का एम्फोटेरिक स्वभाव है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, लेकिन जिंक अपने वैलेंस शेल को एक्सपांड करेगा और उसको OH होल for 2 माइनस में ले जाएगा, लेकिन दैट इज इक्विवेलेंट टू जिंकेट। सो व्हाट वी गेट इज Na2ZnO2 2 माइनस स्पीशीज इज फॉर्म, दैट इज अ सॉल्युबल स्पीशीज। और जहाँ तक अमीन का सवाल है, अमोनियम क्लोराइड का सवाल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सवाल है, अमीन कॉम्प्लेक्स बनता है, और मैंने बताया आपको कि अगर ये जिंक हाइड्रोक्साइड बन भी रहा है तो अमीन कॉम्प्लेक्स के साथ में ये जिंक हाइड्रोक्साइड वापस आ जाएगा। अर्थात अगर स्लाइटली थोड़ा सा एसिडिक मीडियम कर दिया जाए तो ये जो जिंक है वो, जैसे एल्यूमिनियम के केस में हमने देखा था कि थोड़ा सा अमोनियम आयन एसिडिक स्वभाव का है तो एल्यूमिनियम रीजनरेट होता है, वैसे जिंक रीजनरेट हो जाएगा इफ वी आर गोइंग टू ऐड अमोनियम क्लोराइड इनटू इट। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अमोनिया के साथ अमीन कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एंड द केमिस्ट्री इज वेरी ऑब्वियस हियर। सो दैट्स इट। अगर हम और रिएक्शंस की बात करें तो एक बहुत खास बात है रिएक्शन जिंक की पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में, K4FeCN6 के साथ में एक बहुत खास किस्म का ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट होता है। पोटेशियम जिंक फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स बनता है और एक ब्लू कलर का ब्लू वाइट, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जैसा आपको दिखता है, एंड यू गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज विद जिंक। और अगर हम बात करें मेटल कार्बोनेट के साथ, तो जिंक जो है वो बेसिक मेटल कार्बोनेट बनाता है, बेसिक जिंक कार्बोनेट बनाता है, लाइक ZnOH twice CO3 and so on. So metal carbonates are formed here, and there is one more very specific test with zinc that is called dithiazone, that gives a red organic and inorganic layer. See, this is formed when an organic compounds called dithiazone मिलाते हैं तो जिंक के precipitate आते हैं, but that is the test that is not normally used in our laboratories. तो जिंक के बाद अब चलते हैं हम कुछ दूसरी रिएक्शंस पर। अब बात करें मैंगनीज की। मैंगनीज का एम्फोटेरिक स्वभाव नहीं है, लेकिन मैंगनीज में एक बात जरूर है कि बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो +6 और +7 ऑक्सीडेशन को बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, और इसलिए अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उस पर प्रभाव जरूर डालेंगे। अगर मैं बात करूँ परऑक्साइड की, तो वो डार्क ब्राउन कलर के H2MnO3 के प्रेसिपिटेट देता है, एक नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यदि मैं बात करूं परसल्फेट की नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में, तो मैंगनीज ऑक्सीडाइज होता है परमैंगनेट में, और परमैंगनेट के पिंक पर्पल कलर का सॉल्यूशन हमको दिखाई देगा। तो दैट इज मियरली एन ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज +2 to +7। और अगर हम बात करें लेड डाइऑक्साइड की, लेड परऑक्साइड की, नाइट्रिक एसिड के साथ फिर से वही होता है, मैंगनीज +2 में जाकर परमैंगनेट बनाता है, और परमैंगनेट का जो है पर्पल कलर हमको नोटिसेबल होता है। अब मैं यहाँ एक खास बात करने वाला हूँ, और वो खास बात है फ्यूजन टेस्ट की। और फ्यूजन टेस्ट हमने पहले भी पढ़ा है, हमने, अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री क्रोमियम की, जो 3rd ग्रुप का रेडिकल है। वहाँ हमने सॉल्ट या प्रेसिपिटेट से शुरुआत की है, और हमको क्या क्या मिलाना होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक बेस। So we have started from salt, or you can start with precipitate at potassium nitrate, KNO3 or KClO3, right? Or sodium hydroxide, sodium carbonate, potassium hydroxide, etc. Anything which forms a base. So you have a base, you have an oxidizing agent, you have a salt, you just fuse all of these, you make a paste, and put your paste into flame, directly to the flame, mounting it on a glass rod, and what we get is, after heating, you get manganese to be converted into +7 state, that goes to permanganate, and when you extract with water and dilute HCl, you get pink color of permanganic acid. So remember that fusion test can be performed for manganese and can also be performed for chromium. As you have seen that chromium and manganese, they are remarkably very important for higher oxidation states, like in potassium dichromate, permanganate, and similarly permanganate. That's it. अब बात करें हम अगले रेडिकल की, और वो है निकल। निकल हमने जैसे देखा कि वो निकल सल्फाइड बनाता है H2S के साथ में अमोनिकल मीडियम में, लेकिन ये ब्लैक प्रेसिपिटेट जो है निकल और कोबाल्ट दोनों के, ये कहीं नहीं घुलते।
किसी चीज़ में नहीं घुलते। इनको घोलने के लिए हमारे पास जो सबसे ताकतवर चीज़ है वो है एक्वा तो एक्वारिजा एक्चुअली एक एसिड्स का कॉम्बिनेशन तो है ही, और इसमें थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर भी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. सो these nickel sulfide precipitates are formed with H2S, and you dissolve this into aqua regia, extract with water, and after extracting it water in ammonical medium, एक खास किस्म का रिएजेंट है जिसका नाम है DMG, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम. It is a very specific test for nickel, and the brilliant red color, bright red color precipitates हमको देखने को मिलते हैं, और ये precipitates निकल की पुष्टि करते हैं. और अगर ये रिएजेंट इतना स्पेसिफिक है कि दूसरे रेडिकल्स भी हैं तो भी उनको छुए बगैर निकल की टेस्ट दे देता है. Now this is the reaction. You just look at this here. You have got NOH. This is an oxime kind of thing. NOH there, CH3OH. This is an oxime. Now treat with ammonium hydroxide. And when you treat with ammonium hydroxide, it a stable, a square planar kind of complex is formed. This is favored by many things. There is nickel here, 1, 2, 3, and the hydrogen bonds is a 4. So it's a ring. It stabilizes the complex. So you have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So it forms a 6-membered ring which stabilizes the complex, the oxime. On one side you have O minus, other side you have OH. So O minus and H interact to form a stable species in a particular pH of 10, ammonium hydroxide in ammonical medium. आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अगर यहाँ ग्लाइऑक्सल लिया जाए तो ग्लाइऑक्सल मतलब C डबल बॉन्ड O लिया जाए, एंड देन वी ट्रीट विद NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन, then you get oximes. So these oximes में पर्टिकुलरली जो ये पर्टिकुलर स्पीशीज है डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम का जो स्पीशीज है, ये बहुत स्पेसिफिकली निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है. और ये जो कॉम्प्लेक्स है आप देख रहे हैं ये स्क्वायर प्लेनर का है. निकल को यहाँ ट्रैप किया हुआ है. निकल को डोनर साइड्स तो 4 ही हैं नाइट्रोजन की, लेकिन इस पूरे सिस्टम को जो स्टेबलाइज किया जा रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा. एक तरफ O माइनस है, दूसरी तरफ H. यहाँ बहुत कैटेगोरिकली दिख नहीं रहा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ 6-member रिंग, और यहाँ पर भी एक 6-member रिंग है. डबल बॉन्ड के कारण स्ट्रक्चर में एक फ्लैटनेस, एक चपटापन है. इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर, दैट इज एन एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन टू द कॉम्प्लेक्स. सो निकल DMG कॉम्प्लेक्स इज इंडीड वेरी स्टेबल. Now, when you talk about the reactions of cobalt, we have seen that cobalt forms an H2S के साथ उस ब्लैक प्रेसिपिटेट देता ही है और वो एक्वा में घुलता है. लेकिन इसके साथ जो मैंने पहले भी रिएक्शन बताई है थायोसाइनेटाइन के साथ, ये बहुत सुंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है विच इज ओनली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक मीडियम लाइक कार्बन डाइसल्फाइड. सो वी यूज कार्बन डाइसल्फाइड इन द टेस्ट. So that's all for now, and for the fourth group, I hope you have enjoyed this journey. Thanks for watching.